अब जो मेरा टॉपिक है अगला वो देखते हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ पीडब्ल्यूडी। मतलब पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत यदि कोई काम आता है तो उसका सेटअप क्या है, ठीक। तो उसके लिए सबसे मेन जो है वो है सीएम। सबसे मेन कौन है? वो है सीएम। देखिए सीएम, अभी के सीएम हमारे जो हैं वो सम्राट चौधरी हैं। तो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत सबसे मेन जो होता है वो होते हैं सीएम। सीएम के बाद जो आते हैं वो आते हैं मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट, मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट। इसके बाद आते हैं सेक्रेटरी। इसके बाद कौन आते हैं? सेक्रेटरी। और जो सेक्रेटरी होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है। सेक्रेटरी जो होता है अपना वो एक आईएएस अधिकारी होता है। उसके बाद आते हैं इंजीनियर इन चीफ। इंजीनियर इन चीफ। इंजीनियर इन चीफ के बाद आते हैं चीफ इंजीनियर। इंजीनियर इन चीफ के बाद जो है वो आते हैं चीफ इंजीनियर, ठीक। चीफ इंजीनियर जो होते हैं वो एक जोन के मालिक होते हैं। वो एक जोन के मालिक होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जोनल ऑफिसर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जोनल ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो होता है वो अपना एक सर्कल का मालिक होता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के बाद असिस्टेंट। असिस्टेंट के बाद जूनियर। जूनियर के बाद सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के बाद लेबर। देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि इंजीनियर में हम लोग जो मेन जानते हैं वो जानते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, ठीक। ईई, एई और जेई। जेई सबसे लोअर होता है, उससे ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर होता है, असिस्टेंट इंजीनियर से ऊपर होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। और जेई के नीचे जो आता है वो आता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के नीचे आते हैं लेबर। सुपरवाइजर के नीचे कौन आते हैं? लेबर, ठीक। और लेबर के कैटेगरी कहते हैं। कोई लेबर ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा स्किल होता है, कोई होता है जो ना तो ज़्यादा अनस्किल होता है ना तो ज़्यादा स्किल होता है, उसको बोलते हैं सेमी स्किल्ड लेबर। और एक ऐसा लेबर होता है जो बहुत ज़्यादा अनस्किल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनस्किल्ड लेबर। उसको बोलते हैं अनस्किल्ड लेबर। देखिए अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है पीडब्ल्यूडी प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो पीडब्ल्यूडी है उसकी कौन कौन से प्रोसीजर है, कौन कौन से प्रोसीजर के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी अपना काम करता है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैं अब यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, आप अपने पापा और आप अपने आप को रखिए, ठीक है। यहाँ से आप बहुत आसानी तरीके से समझ पाएंगे पीडब्ल्यूडी किसी काम को कैसे करता है, उसके तौर तरीके क्या हैं, ठीक है। देखिए मान लेता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ और इसके लिए मुझे एक बैट चाहिए। मुझे इसके लिए क्या चाहिए? बैट चाहिए, ठीक। तो मैं अपने पिताजी से कहूँगा कि पिताजी मुझे एक क्रिकेट बैट लेना है, आप मुझे ले देंगे, ठीक है। मैं यहाँ किसी भी पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी बैट की कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे कौन सा बैट लेना है, कितने का लेना है, ठीक। मैं अभी सिर्फ ऑरली पूछ रहा हूँ, मौखिक तौर से पूछ रहा हूँ कि पिताजी मुझे क्रिकेट बैट लेना है, क्या मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो पापा यहाँ से परमिशन देंगे कि यस। पापा यहाँ से क्या देंगे? यस, ठीक। और वो यस इस बात पर देंगे कि वो देखेंगे क्या जो मेरा लड़का है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, क्या उसे बैट की ज़रूरत है या नहीं है। तो कोई भी काम जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है उसको पीडब्ल्यूडी अपने हायर अथॉरिटी से परमिशन लेता है कि मुझे ये काम करना है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, इसकी महत्वपूर्णता है यहाँ पे, तो क्या ये काम किया जाए, क्या ये काम किया जाए। पीडब्ल्यूडी पूछता है अपने हायर अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटी से, ठीक है। तो हायर अथॉरिटी उस काम के महत्वपूर्णता, महत्व को देखते हुए, उसकी ज़रूरत को देखते हुए यहाँ से ये अलाउ कर देता है कि हाँ आप काम कर सकते हैं। तो अब फिर इधर आइए, तो पापा आपको बोलेंगे कि ठीक है बेटा तुम बैट ले लो, बैट क्या करो, तुम ले लो, ठीक है। तो जो ये आज्ञा दे दिए कि हाँ तुम बैट ले लो, जैसे हायर अथॉरिटी पीडब्ल्यूडी को बोला कि चलिए ठीक है ये काम महत्वपूर्ण है, इसकी ज़रूरत है यहाँ पे, आप इस काम को कर सकते हैं, आप इस काम को कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक प्रकार का फॉर्मल एक्सेप्टेंस होता है अथॉरिटी के द्वारा किसी काम को करने के लिए, ठीक है। अब आप इधर आइए, जैसे पापा बोलेंगे कि बैट ले लो, ठीक है, तो पापा, अब मेरे पे दायित्व बनता है कि हम पापा को बताएं कि बैट कौन सा लेना है, बैट कौन सा लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि बैट की कीमत क्या है, बैट की कीमत क्या है, ठीक। बैट कौन सा लेना, इसमें क्वालिटी वगैरह सब आ गया,
ठीक है, कि इस क्वालिटी का लेना है, इस कंपनी का लेना है, इतना मजबूती का लेना है हमको, ठीक है, और उसकी प्राइस कॉस्टिंग क्या पड़ेगी। ठीक, अब इधर आइए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया। सबसे पहला मेन काम यही होता है किसी काम को एग्जीक्यूट करने का, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्राप्त करना, ठीक है। जैसे ही अथॉरिटी यहाँ कौन होगा, मेरे पापा हो गए, हम अपना एग्जांपल ले रहे हैं तो ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए उसके हायर अथॉरिटी होंगे, ठीक है। तो जैसे ही हायर अथॉरिटी बोला कि चलिए आप काम को कर लीजिए, ठीक, तो अब पीडब्ल्यूडी यहाँ से एक काम करेगा कि जो भी काम करवाना हो उसका वो डिटेल्ड ड्राइंग बनाएगा, उसका वो क्या बनाएगा, डिटेल ड्राइंग बनाएगा, ठीक। अब इस डिटेल ड्राइंग में सब कुछ रहेगा, कि काम कैसा होगा, कितने क्वालिटी का होगा, इसमें कितना खर्चा आ सकता है, और फिर ये भेज देगा हायर अथॉरिटी। अब इधर आइए, मैं पापा को बताऊंगा पापा मुझे C8 का बैट लेना है, C8 रोहित शर्मा, आप लोग सब फैन होंगे, कुछ अलग के भी फैन हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हम बैट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं हमको C8 का बैट लेना है और इसकी कॉस्टिंग आई है 2500 रुपये आई। तो मैं इन दोनों चीज़ों को पापा को बताऊंगा, हायर अथॉरिटी। अब हायर अथॉरिटी मेरे पापा जो हैं वो इसको चेक करेंगे, उसको क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक चेक करेंगे। थोड़ा सा इधर आइए, ध्यानपूर्वक मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ तो एक बैट की बात है ना, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने के काम होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, रोड होते हैं, तो उन सभी के डिटेल ड्राइंग को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इस डिटेल ड्राइंग को हायर अथॉरिटी को सौंपा जाता है और जो हायर अथॉरिटी होता है उसको बहुत ध्यानपूर्वक चेक करता है, बहुत केयरफुली इसकी जांच की जाती है और इसे वेरीफाई किया जाता है कि हाँ जो ये काम है वो जीनियन है, लोगों के हित के लिए है, इसकी महत्व है, ये जो काम है लोगों के महत्व के लिए ही है, लोगों की ज़रूरत को पूरा करेगा, तो इस काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दूसरा में मिल जाएगा टेक्निकल सेंसन, ठीक है। टेक्निकल सेंसन मिल गया, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, दूसरा टेक्निकल सेंसन। अब इधर आते हैं, तो पापा सब चेक करेंगे, हाँ C8 का बैट है, इतना का लेना है, यदि इसकी ज़रूरत हो क्वालिटी के हिसाब से तो पापा बोलेंगे चलिए ठीक है आप खरीद लीजिए, ठीक है खरीद लीजिए। ये हो गया टेक्निकल सेंसन, अब इधर आइए, टेक्निकल सेंसन के बाद हायर अथॉरिटी क्या करेगा, बजट प्रोवाइड करेगा। हायर अथॉरिटी क्या करेगा, बजट, BUDGET, बजट प्रोविज़न। अब PWD को बजट प्रोविज़न हो जाएगा। बजट समझते हैं आप, बजट मतलब क्या होगा, इकोनॉमी मतलब पैसा मिल जाएगा उसको, PWD को क्या मिलेगा, पैसा। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमको मिला, टेक्निकल सेंसन भी हमको मिला, ये सब किसको मिल जा रहा है, PWD को। PWD ही पब्लिक के लिए काम करता है, ठीक। अब देखिए तीसरा आता है बजट प्रोविज़न मिलने के बाद PWD एक सबसे बड़ा काम करता है, वो है टेंडर, ठीक है। टेंडर कब रेज किया जाएगा, कब लाया जाएगा टेंडर, जब हमारा बजट प्रोविज़न हो जाएगा तब। बजट प्रोविज़न होने के बाद जो PWD है वो टेंडर रेज करता है, ये हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। टेंडर क्या है, टेंडर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, टेंडर कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, ठीक है। तो PWD क्या करेगा, टेंडर लाएगा, टेंडर निकालेगा, हाँ ये काम करना है हमको, इस काम के लिए हम आपको इतना रुपया देंगे, इतना दिन का समय देंगे, आप इस काम को करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो भी इच्छुक टेंडर वाले होंगे, भरने वाले कॉन्ट्रैक्टर, वो इस टेंडर को फिल करेंगे, और वो देखेंगे, PWD देखेंगे कि कौन आदमी है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जो इस काम को करने के लिए सबसे कम पैसा लिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिए कि वहाँ PWD देखता है कि कम पैसा कौन ले रहा है, और PWD एक चीज़ और देखता है कि क्या ये कम पैसा लेके उस क्वालिटी का काम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। यदि ये आदमी कम पैसा लेगा और उस क्वालिटी का काम नहीं दे पाएगा तो PWD इससे जो ज़्यादा वाला दाम होगा, इससे जो ज़्यादा बॉटम से जो आएगा, जैसे बॉटम से ये ज़्यादा पैसा, ये कम पैसा लेके काम कर रहा था लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, तो इसको नेगलेक्ट करके हम इस वाले पे आएंगे। तो ये यदि अच्छा से काम करेगा तो हम टेंडर इसको दे देंगे, और ये टेंडर लेगा, बजट लेगा, सब कुछ, तो यहाँ से काम ये क्या करेगा, शुरू कर देगा, ठीक।
ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बारी बारी से देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है, टेक्निकल सैंक्शन कब होता है, कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, और बजट प्रोविज़न क्या है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन क्या है। तो समझिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक प्रकार का फॉर्मल एक्सेप्टेंस है किसी काम को करने का। किसी काम को करने के लिए जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस है, फॉर्मल एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार कर लेना कि हाँ ये काम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किसी भी काम को करने के लिए आपको सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल यू विल नॉट एबल टू एग्जीक्यूट एनी वर्क। ठीक है, अगला देखिए प्रोपोजल, जो रिपोर्ट जो तैयार होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, आपको एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि फलना फलना चीज़ के लिए हम एक रिपोर्ट बनाए हैं, उसके लिए हमको काम करवाना है, ये काम लोगों के हित के लिए है, इस काम का कोई महत्व है, ये काम ज़रूरी है अपने आप में। ठीक है, तो हम उसके लिए एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस लेटर बनाएंगे, प्रपोजल रिपोर्ट बनाएंगे और उसको हम अथॉरिटी को भेज देंगे। ठीक, अथॉरिटी को भेजेंगे तो अथॉरिटी उसको क्या करेगा, वो चेक करेगा कि हाँ इस काम का महत्व है या नहीं है। ये सब चेक करने के बाद वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको दे देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको क्या करेगा, दे देगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जितना जल्दी आपको मिल जाए काम उतना जल्दी आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे आता है टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि टेक्निकल सैंक्शन के लिए आपको उस काम का डिटेल्ड ड्राइंग देना पड़ेगा। उस काम का आपको डिटेल्ड ड्राइंग देना पड़ेगा। डिटेल्ड ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, सब कुछ, एस्टीमेट वगैरह सब कुछ आपको करके देना पड़ेगा, जो कि कौन करेगा, पीडब्ल्यूडी करेगा। पीडब्ल्यूडी उस काम के लिए क्या करेगा, टेक्निकल सैंक्शन लेने के लिए उसका डिटेल ड्राइंग बनाएगा, स्पेसिफिकेशन बनाएगा, उसका एस्टीमेट भी करेगा कि हाँ कितना पैसा खर्चा होगा। वो सारे चीज़ को तैयार करके हायर अथॉरिटी को भेजेगा। हायर अथॉरिटी उसको बहुत ध्यान से देखेगा, सबसे मेन यही है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से चेक करेगा हायर अथॉरिटी कि हाँ जो उसमें एस्टीमेट किया गया है वो सही है, डिटेल ड्राइंग सही है, स्पेसिफिकेशन सही है, तब ये क्या करेगा, यहाँ से ये अप्रूव करेगा, टेक्निकल सैंक्शन कर देगा। टेक्निकल सैंक्शन करने के बाद शुरू होगा बजट प्रोविज़न। टेक्निकल सैंक्शन शुरू होने के बाद क्या होगा, बजट प्रोविज़न। बजट प्रोविज़न में जनरली आपको पैसा मिलता है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इसमें आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये काम के प्रोग्रेस को देखता है। जल्दी यदि आपको पैसा मिल जाएगा तो आप जल्दी ही काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर सैंक्शन में ये होता है कि आपके द्वारा उस काम को करने के दौरान कौन कौन से अतिरिक्त खर्च किए गए, कौन कौन से अतिरिक्त खर्च किए गए, उन सारे अतिरिक्त खर्चों का भी भुगतान सरकार करती है। तो चलिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेथड यूज्ड बाय पीडब्ल्यूडी टू एग्जीक्यूट द वर्क। कोई भी काम है, कोई भी काम है, इसको पीडब्ल्यूडी किन किन तरीकों से करता है, कौन कौन से मेथड का वो यूज करता है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी किसी भी काम को करने के लिए दो मेथड का यूज करता है। पहला है कॉन्ट्रैक्ट मेथड, कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, और दूसरा जो है वो है डिपार्टमेंट मेथड, डिपार्टमेंट मेथड। ठीक है, देखिए अब हम ये जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट मेथड कब प्रयोग करेंगे और डिपार्टमेंट मेथड कब कब प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई काम है, मेरे पास कोई काम है, तो ये होता है कि कोई काम छोटा होता है और कोई काम बड़ा होता है। लार्ज प्रोजेक्ट होता है, कोई कोई स्मॉल प्रोजेक्ट होता है, छोटा काम बड़ा काम। ठीक है, तो देखिए जो छोटा काम होगा, जो छोटा काम होगा वो आप क्या चाहेंगे कि मैं खुद से इस काम को कर लूँ। ठीक है, लेकिन जो बड़ा काम होगा, वो बड़ा काम आपके पास उतना समय नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस बड़े काम को पूरा करने के लिए आप किसी को हायर करेंगे। किसी को क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे कि आप मेरा ये काम कर दीजिए। ठीक है, तो जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़े प्रोजेक्ट में पीडब्ल्यूडी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को हायर कर लेता है। बड़े प्रोजेक्ट में पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्ट को हायर करता है और जो काम है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो ये जनरली लार्ज साइज काम के लिए होता है, बड़े काम के लिए, ये बड़े काम के लिए इसका प्रयोग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मेथड का। ठीक है, अब देखिए डिपार्टमेंट मेथड। डिपार्टमेंट मेथड जो हो गया वो छोटे काम के लिए होता है, छोटे
काम के लिए, छोटे काम के लिए इसका प्रयोग करते हैं। डिपार्टमेंट मेथड वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर नहीं करता, ये खुद इस काम को अपने से ही कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट मेथड। और ये छोटे काम के लिए प्रयोग होता है, जहाँ बड़ा काम होगा वहाँ पे आएगा कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट मेथड आगे जाके दो कैटेगरी में बट गया है, आगे जाके दो कैटेगरी में बट गया है। तो देखिए एक नंबर का पहला, ठीक है, इसको बोलते हैं आइटम रेट मेथड, आइटम रेट मेथड, आइटम रेट मेथड। ठीक है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। आइटम रेट, यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है आइटम रेट। ठीक है, तो जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर होगा और जो मेरा ऑनर होगा, ये ऑनर इस काम को इसको दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा कि उस काम को पूरा करने के लिए जो जो भी आइटम लगा होगा, जो जो भी आइटम लगा होगा उसकी एक लिस्ट बनाएगा। ये उसका क्या बनाएगा, ये लिस्ट। और उस लिस्ट में उस सामान को कितने बार खरीदा गया है, जैसे मान लेते हैं हम 2 टेलर ईंट गिरा है, 2 टेलर बालू गिरा है, इन सभी चीज़ों का वो एक लिस्ट तैयार करता है और उसके बेसिस पर, उसके आधार पर कॉन्ट्रैक्ट को पे किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाता है, पे किया जाता है। ये हो गया आइटम रेट मेथड। आइटम रेट मेथड, आइटम रेट मेथड में आप समझिए कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि सभी सामान का एक लिस्ट बनाता है, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है वो भी इंक्लूड करता है और उसको ऑनर को दे देता है और ये पे करता है। ठीक है, अब देखिए जब कोई भी चीज़ है तो उसका कुछ फ़ायदा भी है, कुछ फ़ायदा है, ठीक, और कुछ नुकसान है। कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान है। फ़ायदा को यहाँ बोलेंगे एडवांटेज, ठीक है, नुकसान को बोलेंगे डिसएडवांटेज। ठीक है, इसका दूसरा नाम, फ़ायदा का दूसरा नाम है मेरिट, नुकसान का दूसरा नाम है डिमेरिट। ठीक है, सभी चीज़ में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ कुछ नुकसान होता है, सभी चीज़ में कोई मेरिट है तो कोई डिमेरिट है। तो आइटम रेट का जो एडवांटेज है, आइटम रेट का जो एडवांटेज है उसमें देखिए क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा कितना सामान लगाया उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, पैसा देंगे। कॉन्ट्रैक्टर को हम उसी के हिसाब से देंगे। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खर्च का कोई बात ही नहीं उठता है। अतिरिक्त खर्च, इसका कोई चर्चा नहीं होगा। काहे ये आइटम के हिसाब से पैसा लेता है, जितना सामान लगाएगा उतना पैसा मिलेगा, इसको अतिरिक्त खर्चा कोई हुआ ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एक एडवांटेज और है। पहला एडवांटेज तो ये है कि जितना सामान लगाएगा उतना पैसा लेगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। तीसरा एडवांटेज ये है कि कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि हम जल्द से जल्द इस काम को ख़त्म कर दें, ताकि इस काम के लिए मेरा जितना भी सामान लगा हुआ है हम किसी दूसरे काम में भी उसका उपयोग कर सकें। फिर से सुनिए, कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि हम इस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो जो सामान लगाए हैं उस सामान का उपयोग हम अगले साइट पर भी कर सकें, अगले काम पर भी कर सकें। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए काम को जल्द ख़त्म कर देता है। मतलब विद इन द टाइम, जो टाइम गाइडलाइन के हिसाब से उसको दिया गया होगा 6 मंथ 1 ईयर, उसके हिसाब से वो उतने में ख़त्म कर देता है, या उससे थोड़ा पहले भी ख़त्म कर सकता है, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन हो सकता है, उसके अंतर्गत ये ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो मतलब बोल सकते हैं हम कि काम जल्दी करेगा वो। ठीक है, काम जल्दी करने का मतलब ये नहीं है कि वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं करेगा, क्वालिटी को कंट्रोल करते हुए काम करेगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज के बाद हम लोग जानते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में पहला क्या है कि लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच हो सकता है। दोनों के बीच ऑनर और कुछ बोलता है ये कॉन्ट्रैक्टर के बीच में लड़ाई होने का संभावना बढ़ जाएगा, लड़ाई होने का संभावना बढ़ेगा। पहला देखिए डिस्प्यूट दोनों के बीच बढ़ सकता है। डिस्प्यूट जो होगा कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर के बीच बढ़ जाएगा। ये देखिए कैसे, मान लेते वो कोई सामान में हेरा फेरी करेगा, सामान में हेरा फेरी करेगा, किसी प्रकार का रेट वो ज़्यादा लिख सकता है वो, तो उसमें क्या होगा, ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच लड़ाई हो जाएगा। पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, ये डिस्प्यूट ना हो, ये डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर और ओनर को दोनों को एक अदर बंदे को हायर करना पड़ता है। ओनर भी एक बंदे को हायर करेगा साइट पर, कॉन्ट्रैक्टर भी एक बंदे को हायर करेगा। इसमें खर्चा बढ़ जाएगा, इसमें खर्चा बढ़ जाएगा। तो दूसरा हो गया कि बोथ पार्टी हायर अ अनदर मेंबर ऑन द साइट। ठीक है, दूसरा में ये हो गया। तीसरा कारण देखिए क्या होगा, तीसरा जो जो डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है, उसमें देखिए क्या होगा
कि शुरुआत यदि आप किसी काम का किए तो उस काम के शुरुआत में आपको उस काम में कितना खर्चा आएगा ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ आइटम के हिसाब से सामान ये पैसा आ रहा है, तो जितना आइटम लगेगा उतना पैसा बढ़ेगा, उतना रुपया आपका बढ़ेगा। क्या शुरुआत में आपको पता है कि कितना आइटम लगेगा? नहीं, हमको आइटम का जानकारी ही नहीं है। तो जब आपको आइटम का जानकारी नहीं है तो आप इकोनॉमिक पर ध्यान कैसे लगा सकते हैं? ठीक है।